हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 9th क्लास हमने हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसके पिछले 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, जो कि फिजिक्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 11 एंड 12 है, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और 2 था। जिसने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर, फिजिक्स की प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें 1 से 12 तक लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और 13 लेक्चर आज हम करेंगे। ग्रेविटेशन के पिछले 2 लेक्चर्स में, एक में हमने करा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी डेरिवेशन जो कि 3 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे में हमने करे थे उसके न्यूमेरिकल्स और प्लस में फ्री फॉल। आज हम करेंगे फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स। तो जल्दी से भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी से हम हमारा क्या है स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तक हमने फ्री फॉल कर लिया था, अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। पर न्यूमेरिकल्स से पहले फॉर्मूलाज तो करेंगे ना, फॉर्मूलाज तो करेंगे ना। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक तो करेंगे ना, वैसे ही फॉर्मूलाज करने हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, बीच में कोई ग्लिच आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है भाई। चलिए पहला देखिए, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन करी थी चैप्टर नंबर 1 में। कौन कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लेकिन इस चैप्टर में एक्सेलरेशन को स्मॉल g लिखते हैं। ये बात कब बताई मैडम? आपने पिछले लेक्चर में बताई। कहां से पता लगेगा मैम? प्ले लिस्ट में जाओ, लेक्चर नंबर 12 देख लो, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। चलिए मैडम, फिजिक्स की सीरीज के टोटल हम 15 लेक्चर अभी करेंगे, 10 लेक्चर्स बाद में करेंगे। टोटल 25 लेक्चर में पूरी 9th क्लास की फिजिक्स को हम खत्म करेंगे। एफ को जो डिस्टेंस होती थी वहां पर हम h कर देंगे, क्योंकि अब हाइट में डील करेंगे। फ्री फॉल में चीजें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगी। तो एक ही जगह इन जो फर्स्ट चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। उन्हीं 3 इक्वेशंस में एक की जगह g लिख देना है और s की जगह h लिख देना है। लिख दिया जी। यहाँ पे u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी होती थी। v क्या होती थी? फाइनल वेलोसिटी होती थी। g क्या होता था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता था, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था। h यहाँ पर हाइट है और t यहाँ पर कितने टाइम में फॉल हुआ है, यानी कि टाइम ऑफ फॉल है, टाइम ही तो है। अब 2 वेरी इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इन बातों को तो जमा याद रखना है। पहली बात, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करोगे, ऊपर से छोड़ोगे, ऊपर से छोड़, देखो मैं पकड़ा हुआ है, छोड़ रही, पकड़ा हुआ छोड़े, तो यू पहले इनिशियली तो वो रेस्ट पे ही पकड़ा हुआ है ना। तो जब भी किसी चीज को ड्रॉप करोगे तो आपको यू तो 0 ले लेना है और जितने पर वो नीचे गिरेगा वो आपको निकालना होगा। और पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कहां पर? अर्थ पे। और यहां तो हम सारे न्यूमेरिकल्स अर्थ को लेकर ही कर रहे हैं, इसलिए हर न्यूमेरिकल में g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेनी है आपको। अब चलते हैं आगे। अगर आपको कई बार पेपर में कह दे 10 ले लो, तो 10 ले लेना, क्योंकि अप्रोक्स इजी करने के लिए, न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए अगर वो आपको 10 लेने को कहे तो ले लेना, अदरवाइज 9.8 ले लेना। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, ऊपर फेंकोगे, ऊपर फेंकोगे, तो किसी वेलोसिटी से फेंकोगे और वो जाकर ऊपर किसी एक हाइट पर 0 हो जाएगी और फिर नीचे आएगी। किसी हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन होगी कि किस स्पीड से फेंका है, फाइनली वो किसी हाइट पर जाकर 0 हो जाएगी। और यहाँ पे g नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे मैडम? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है और आप ऊपर जा रहे हो। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो नीचे और आप ऊपर जा रहे हो, तो यहाँ पर अपोजिट टू ग्रेविटी की वजह से रिटार्डेशन हो रहा है। याद है ना? याद है ना? कराया था फर्स्ट चैप्टर में भाई, मैंने ही कराया था।
लेक्चर नंबर 1 2 3 देखो फिजिक्स की सीरीज का। जिसको रिटार्डेशन नहीं पता है, जब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, बताया था वहां पर ब्रेक्स दुश्मन होते हैं, फ्रिक्शन दुश्मन होता है और ग्रेविटी भी दुश्मन होती है, क्योंकि ग्रेविटी भी एक देखो स्पीड को कम कर रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ जाकर रुक जा रही है। तो अगर स्पीड फाइनल स्पीड 0 हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। ये सारी बातें हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से करी हुई है। किसी को नहीं आती तो वो जाकर वो सीरीज में लेक्चर्स देख लेगा। न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कोई नहीं बताएगा, कोई टीचर ऐसे छोटे छोटे टिप्स नहीं बताता। ये टिप्स है, जिसको ये टिप्स आती होंगी वो एक स्टेप आगे चलेगा, वो टॉप करेगा। अब तुम्हें याद रखना है कि 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 9.6 होता है। मैम आप याद क्यों करा रही हो? क्योंकि कई बार आपको वैल्यू 19.6 गिवन होएगी, देखते ही आपको याद रखना है कि 9.8 की टेबल पे कट होता है। अगर 4.9 दे आपको, अभी करेंगे न्यूमेरिकल्स, अभी करेंगे न्यूमेरिकल्स, ये दोनों वैल्यूज न्यूमेरिकल में गिवन होगी और मेरे बच्चों को देखते ही पता लगता है कि अच्छा ये कट रहा है। न्यूमेरिकल्स में तुम्हें दिक्कत आती है, वो कटते नहीं है तुमसे। जब कट नहीं होते तो सॉल्व नहीं होते, सॉल्व नहीं होते तो फिर तुम्हें मुश्किल होती है। तो 19.6, 4.9 और 9.8 ये तीनों कट होते हैं, एक बाय 2 पे और एक मल्टीप्लाई 2 पे। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि जितना ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में टाइम लगता है, उतना ही वापस नीचे आने में टाइम लगता है। ये बात याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम ऊपर जाने का जितना है उतना ही नीचे आने का। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूमेरिकल में इससे एक आध न्यूमेरिकल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज 3 नंबर चले जाएंगे। तो ये जितनी भी बातें मैं लिखवा रही हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कहीं नहीं मिलेगी, लिख लो। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। आज के लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स और मास और वेट करके हमारे लेक्चर को खत्म करेंगे। अब बोला है एक कार फॉल हो रही है, ड्रॉप टू ग्राउंड, फॉल हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। कहता है टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड, लिख लिया 0.5 सेकेंड। फिर कहता है G10 ले लो, सिंप्लीफाई करने हमें क्या, हम तो 10 ले लेंगे, इजी है हमारे लिए, तो 10 ले लिया भाई। और नीचे गिर रही है तो अभी अभी बताया था पीछे नीचे गिरती है तो प्लस है, क्योंकि नीचे ही फोर्स है, नीचे ही एक्सेलरेशन है, याद रखनी है भाई न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पर +10 ले ली क्योंकि डाउनवर्ड है। मैंने ये सारी बातें आपको पहले ही बता दी है। अब यूज करनी है इक्वेशन। आपको u गिवन है, आपको a गिवन है, आपको हमारे पास t गिवन है, तो पहली इक्वेशन लग जाएगी v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। पहली इक्वेशन लग जाएगी v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। u तो क्या है 0, g कितना है 10, t कितना है 0.5, v हमें निकालना है, निकाल लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। बड़ा इजी है मैडम, ये तो ऐसे तो क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करे हैं, बिल्कुल करे हैं। आगे चलते हैं। उसने बोला है एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल हमने कितनी निकाल ली 5, बाय में क्या कर देंगे 2, तो 5 बाय में 2 कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है मैडम, कहता कितना हाई था, h निकालनी है, तो कोई बात नहीं, हम सेकंड इक्वेशन लगा देंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ। ये सारे क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 1 में भी करके आ चुके हैं। u यहाँ पर 0 है, हाफ है, a हमें बोला है 10 ले लो, t हमें बोला है 0.5 ले लो। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.5 को 2 बारी क्यों लिखा मैम, क्योंकि t का स्क्वायर था, तो s आ गई 1.25 मीटर। पीछे यूनिट लगानी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे मीटर लगाई, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लगाई। तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पहले फाइनल स्पीड निकाल ली, फिर एवरेज स्पीड निकाल ली, फिर हाइट निकाल ली, और यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब एक नीचे वाला कर लिया तो एक ऊपर वाला कर लेते हैं। ऊपर फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन होगी, नहीं गिवन तो हमें निकालनी होगी। फाइनल तो 0 हो जाती है क्योंकि जाकर रुक जाता है, और एस हमें बोला है 10 मीटर हाइट तक जाएगा और रुक जाएगा, तो हमें एस भी दे दी, हमें वी भी दे दी। हमें एक्सेलरेशन क्या लेनी है भाई, नेगेटिव। मैडम ने अच्छे से बताई है याद रखने वाली बातों में
कि ऊपर जाते हैं तो रिटार्डेशन होती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी जिससे फेंकी गई है यानी कि u निकालनी है। पहला फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh लगा लो चाहे 2as लगा लो, कोई इश्यू नहीं है। a की जगह g रख देना, h की जगह हाइट रख देना। ये हमें बोलिए -9.8, ये बोलिए 10, ये 2, ये हमें निकालनी है, ये 0 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखो 196 का अंडर रूट क्या होता है, 14 होता है। तो इनिशियली उसको 14 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई, 10 मीटर की हाइट पे जाकर वो रुक गई। अब कहता है इसको ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो पहली इक्वेशन लगा देंगे, भाई तीन ही तो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों लिख लो, जो लगती हो लगा। तो ये सेम बातें हमने चैप्टर नंबर 1 में भी करी थी। तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, यहाँ पर v क्या हो गया 0, u हमने अभी अभी निकाल ली, कितनी है 14, a हमने अभी अभी पता करी है -9 माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो रिटार्डेशन होती है, t हमें निकालनी है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे दो क्वेश्चन और दिए हैं भाई, इसको कराने की जरूरत नहीं है, नोट्स में कर चुके हैं। डेफिनेशन बताओ फ्री फॉल की और डेफिनेशन बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, दोनों डेफिनेशंस हम कर चुके हैं। अगला चलते हैं भाई, खूब न्यूमेरिकल करेंगे आज के लेक्चर्स में, 5-7 न्यूमेरिकल अभी और करेंगे। कहता है वर्टिकली ऊपर फेंका, कितने से 49 से, देखते ही खुश हो जाओ, 49 को देखते ही खुश हो जाओ, तुम्हें बताया था ना 196 और 49 को तो देखते ही खुश हो जाना, क्योंकि 98 की टेबल पे कटते हैं ये, तो ये तुम्हें ट्रिक टिप्स भी बताई है मैंने साथ साथ, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट, अब कई बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जी को सिंप्लीफाई करने के लिए 10 ले लेंगे, 10 नहीं लेना भाई, जब तक ना कहा जाए 10 नहीं लेना, तब तक 9.8 ही लेना है। कह दिया न्यूमेरिकल में तो ही 10 लेना है, क्योंकि 9.8 पे तो ये सीधा सीधा कटेगा इस बारी, समझ में आ गया ना, टिप्स काम आएगी। तो u हमें गिवन है, ऊपर फेंका है तो v तो 0 हो जाएगी, g हमें नेगेटिव लेना है, क्यों लेना है नेगेटिव, क्योंकि 0 हो जा रही है। फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी मतलब एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है। फॉर्मूला लगाएंगे, पहले जो गिवन होता है वो लिखना होता है, फिर फॉर्मूला लिखना होता है, फिर फॉर्मूले में जो गिवन है वो पुट करना होता है, सॉल्व करना होता है और एंड में यूनिट रखनी होती है। और सॉल्विंग में बहुत ध्यान से मैथ्स को सॉल्व करना है। v कितना बोला था 49 बोला था, u कितना बोला था 49 बोला था, v कितना बोला था 0 बोला था। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है भाई, इतना तो पता होगा, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करे 0 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाई g कितना है 9.8। कौन तुम्हें ऐसे सॉल्व कर करके दिखाएगा, देखो एक एक चीज सॉल्व करके दिखा रहे हैं। -49 मल्टीप्लाई 49, तो ये 98 की टेबल पे काट दिया, या पॉइंट हटा के ऊपर 10 ले गए, सॉल्व करा तो आंसर आ गया 122.4 मीटर। क्यों लगाया, क्योंकि हाइट निकालनी थी। अगला कहता है टोटल, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अगला कहता है टोटल टाइम बताओ जब वो जाए वो भी और वापिस आए वो भी, यानी कि मैं मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला टाइम निकाल लेती हूं। उसके बाद मैडम ने जो टिप बताई थी वो यूज हो जाएगी। क्या टिप बताई थी कि जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम बराबर होता है। अगर हमें जाने वाला टाइम पता लग गया तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर, ठीक है मैडम, बात समझ में आ गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट टिप थी जो हमने लिखवाई थी। अब पहले हमने g u पुट कर दिया, g -9.8 पुट कर दिया और t निकाल लिया। अब बच्चे क्या करते हैं 5 ही वहां पर आंसर लिख के आ जाते हैं, जबकि 5 तो सिर्फ ऊपर जाने तक का टाइम है। लेकिन हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है मेरा बच्चा। मैं एक एक चीज तुम्हें रीड करके, लिख के, कट करके, वैल्यू कैसे निकालनी है, ऐसा मतलब एक एक चीज सिखाई जा रही है तुम्हें। इससे अच्छे लेक्चर्स तुम्हें फिजिक्स के मिल नहीं सकते। तो यहाँ पर 5 सेकंड हो गई और टोटल टाइम इसको क्या है 5 + 5 10 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड है, ना कि 5 सेकंड है। ये सारे तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कहता है एक स्टोन को रिलीज करा तुमने किसी टावर से, जिसके देखो अब 9.6, मैंने तुम्हें जो टिप्स बताई वो यूज हो रही, देखो 49 वाली भी यूज हो गई पिछले में, अब 19.6 वाली भी यूज हो जाएगी, कटता है 2 पे। तो ये वैल्यूज, ये जो छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रही हूँ ना, यही तुम्हें और बच्चों से आगे लेकर जाएगी। बाकी पढ़ा तो सब रहे ही है, सारे यूट्यूबर्स ही पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे गिवन जो है वो लिख लिया, फिर फॉर्मूला लिख लिया,
फॉर्मूले में पुटिंग कर दो, v स्क्वायर रख लो, u तो क्या है 0 है क्योंकि रिलीज करा है, ड्रॉप करा है तो u 0 है, 2 को 2 लिख दे, ड्रॉप करेंगे तो 9 नीचे आ रही है, नीचे ही फोर्स है, नीचे ही एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव 9.8 आएगी। ये भी ध्यान रखना है कब पॉजिटिव कब, जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले 3-4 टिप्स बताई हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे 9 और 98 मल्टीप्लाई 2 मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था 19.6 होता है। जिस मेरे बच्चे ने ये टिप यूज करी है वो फटाक से 19.6 लिख लेगा, यहाँ पे भी 19.6 ले लेगा और स्क्वायर को अंडर रूट करके 19.6 आंसर कर देगा। तो मेरी टिप्स तुम्हें बड़ी काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अभी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करने वाले आज हम फ्री फॉल के। एनसीईआरटी क्वेश्चन अलग से नहीं करेंगे, आज ही की क्लास में फ्री फॉल के सारे क्वेश्चन करेंगे। कहता है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब ऊपर फेंका गया तो इनिशियली तुम्हें 40 दे रखी है, अब इसमें बोल दिया G10 ले लो तो ले लेंगे, लेकिन G10 नहीं -10 लेंगे क्योंकि ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है। तो ये टिप्स याद रखनी है। v फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाकर 0 हो जाएगा, ठीक है मैडम 0 हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे, गिवन लिख लिया, गिवन सबसे इंपॉर्टेंट है, गिवन तुम्हें याद रखना है का ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नीचे आते वक्त क्या है, कौन 0 होगा, कौन कैसे होगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो हमने रख दिया, v रख दिया, u रख दिया, 2 रख दिया, g की जगह -10 रखा, 10 उसने लेने को बोला, माइनस हमें खुद से पता है कि ऊपर फेंकेंगे तो नेगेटिव रिटार्डेशन है, तभी तो जाकर 0 होती है। तो हमने देखा वो 80 मीटर की हाइट पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब उसने बोला टोटल डिस्टेंस कवर बताओ, जाकर रुक थोड़ी जाएगा, वापस भी तो आएगा। ये देखो मैं पेन फेंकती हूँ, जाकर वापस भी तो आ रहा है, तो गया 80 में, आया 80 में, तो डिस्टेंस कितनी हुई 80, लेकिन गया और वापस उसी पोजीशन पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से मैम ने बताया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो गई 0। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब चलते हैं, स्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 17-18 वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भाई। अगले 2 सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बच्चों को यही दोनों सवाल समझ नहीं आते हैं, तो इन दोनों सवाल को अच्छे से 5 मिनट बैठ के बिल्कुल समझ लो। कहता है एक स्टोन है, अच्छे से समझना, कहता है एक स्टोन है, उसको 100 मीटर हाइट से गिराया, जिस टाइम उसको गिराया ना उसी टाइम एक दूसरे स्टोन को ऊपर फेंका। समझो 100 मीटर उनके बीच की दूरी है, एक को नीचे फेंका, एक को ऊपर फेंका, साइमल्टेनियसली बराबर एक टाइम पे उसी को छोड़ा और उसी टाइम में फेंका। अब वो एक तो नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, यहां पर कहीं बीच में वो मिलेंगे ना, मानते हो ये बात? बिल्कुल मैडम, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है, तो बीच में कहीं वो मिलेंगे। आपसे पूछा है बताओ वो ग्राउंड से कितनी ऊंची डिस्टेंस पर मिलेंगे और कितने टाइम बाद मिलेंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया? बच्चों को पहले ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। एक स्टोन को ऊपर फेंका है, इसकी कंडीशंस लिखेंगे, एक स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका है, इसकी कंडीशंस लिखेंगे, और फिर दोनों कब मिलेंगे उस डिस्टेंस को बताना है और उस टाइम को बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपवर्ड वाले स्टोन को, जिस स्टोन को ऊपर थ्रो करा है उसकी कंडीशन लिखते हैं, और इधर हम जिस स्टोन को ड्रॉप करा है नीचे उसकी कंडीशन लिख लेंगे। हम मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये दोनों स्टोन धरती से किसी एक्स डिस्टेंस पर मिल जा रहे हैं। लेट तो करना पड़ेगा ना, मिले हैं तो धरती से x डिस्टेंस पर दोनों स्टोन मिल जा रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी थी 100, अगर नीचे से x है तो ऊपर से कितनी है 100 माइनस x। बिल्कुल मैडम, तो नीचे से x डिस्टेंस पर मिल जा रहे हैं और ऊपर से 100 माइनस x डिस्टेंस पर मिल जा रहे हैं, क्योंकि टोटल हाइट 100 है। ऊपर से जो फेंकेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 होएगी, और जो नीचे से जाएगा उसकी इनिशियल हमें दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड और फाइनल उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जो आम बातें हैं वो हमें पता है, दोनों की कंडीशंस लिख लेते हैं। मान लिया ग्राउंड से x डिस्टेंस पर मिल रहे हैं, मान लेते हैं टाइम उस टाइम t हुआ है।
इनिशियली जो ड्रॉप हुआ है उसका u 0 है, नीचे आ रहा है तो g प्लस 10 है, तो h की कंडीशन लिख लेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। a की जगह g लिख लिया, s की जगह h लिख लिया। यहाँ पर भी ऊपर से नीचे से ऊपर फेंका है, u 25 दे रखा था। जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है तो g माइनस 10 हो जाता है। यहां तक ये दोनों इक्वेशन तक लिख लो। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। इजी है भाई, समझ के करोगे तो इजी है, समझ के नहीं करोगे तो मुश्किल है, समझ के नहीं करोगे तो मुश्किल है। 1 मिनट भाई, कोई ग्लिच आया है क्या? ये मेरे कहाँ चली गई आगे वाली स्लाइड्स, सीधा ही अगले आ गई। हाँ ये आ गई। 1 सेकंड भाई रुकिए, 1 सेकंड रुक जाइए, कोई बात नहीं, मैं इसको इस स्लाइड को आगे ऊपर ले जाती हूँ। ये स्लाइड चेंज हो गई है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस स्लाइड को ऊपर ले जाती हूँ। कहाँ था हमारा, इसके बाद था, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक स्लाइड बस आगे पीछे हो गई है। 80 हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। चलिए जी, अब सही है भाई, एडजस्ट कर दी मैंने। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखिए, अब यहाँ देखिए h की वैल्यू क्या है, x है। h की वैल्यू x रख दी क्योंकि नीचे से x डिस्टेंस पर मिल रहा है। u की वैल्यू कितनी है, 25 है, t टाइम बाद मिल रहा है। यहाँ पर माइनस हाफ और 10 यहाँ रख देंगे और t को t ही रख देंगे। इधर h की वैल्यू ऊपर से 100 माइनस x पर मिल रही है। u की वैल्यू यहाँ पर 0 है, हाफ तो हाफ है, g की वैल्यू 10 है, t तो t स्क्वायर। ये वैल्यूज मैंने अगले स्टेप में रख रखे। पहले ये स्लाइड भाई आगे पीछे हो गई थी, मैं ले आई हूँ। तो x रख दी, 25 रख दिया, t रख दिया, जो वैल्यूज थी दोनों की। इधर ऊपर जो स्टोन थ्रो करा है उसकी रख दी, इधर वाली साइड जो नीचे आ रहा है उसकी रख दी। नीचे ग्राउंड से x डिस्टेंस पर और ऊपर से 100 माइनस x डिस्टेंस पर वो दोनों स्टोन एक दूसरे को t टाइम बाद क्रॉस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 बना ली, 100 माइनस एक्स 2 को 5 10 से कट करके इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब क्या तुम्हें मैथ्स में 2 इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सिखाया गया है? सिखाया गया है ना। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैडम दोबारा सिखा देगी। आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में x की जगह रख दोगे, इतना तो कर दोगे। ये x की वैल्यू उठाकर इसमें रख दोगे। मैथ्स में ऐसे बहुत खतरनाक सवाल करते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो 100 की जगह 100 रख लीजिए, माइनस की जगह माइनस रख दिया और ब्रैकेट के अंदर इस पूरे x की वैल्यू उठाकर रख दी, इक्वल्स टू 5t का स्क्वायर रख दिया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इस इक्वल टू के साइड में 5t का स्क्वायर था, इधर जाके माइनस 5t स्क्वायर हो गया, इधर 0 बच गया। सॉल्विंग कोई टीचर नहीं सिखाता भाई। और मैं देखो एक एक स्टेप, इक्वल टू के इधर पॉजिटिव है, इक्वल टू के इधर नेगेटिव हो जाएगा, एक एक चीजें बता रही हूँ। तो ये कट हो गया, तो यहां से हमारे पास t कितना आ गया, 4 सेकंड आ गया। मतलब समझो, जब तुमने इसको नीचे गिराया और इसको ऊपर फेंका तो वो दोनों 4 सेकंड के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे। अच्छा मैडम उस टाइम ये x हाइट कितनी होगी, वो इस वैल्यू को, t की वैल्यू को फिर से ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2। 4 सेकंड आ गया, टाइम आ गया भाई, टाइम 4 सेकंड आ गया भाई। अब इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये स्लाइड भी हमें लगता है आगे पीछे हो रखी है हमारी, लेकर आते हैं। t इक्वल्स टू 4 सेकंड आ गया। उसके बाद ये रही, ये वाली स्लाइड है। हम यहां से इस स्लाइड को उठाकर आगे ले जाते हैं। 2 स्लाइड पीछे कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। चली गई क्या? हाँ ठीक है, आ गई है। चलिए, तो अब वहां पर t की वैल्यू जो 4 सेकंड आई है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देनी है, ठीक है जी। तो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में t की वैल्यू रख दी। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मीटर। अब आता है इंपॉर्टेंट बात। अब इस क्वेश्चन को पूरे को समझ कर, ये क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल लगा होगा, हर किसी को लगता है, क्योंकि जहां पर भी मैथ्स आ जाता है, कैलकुलेशन आ जाती है, हम गायब हो जाते हैं। लेकिन करना पड़ेगा मेरे बच्चा, फिजिक्स में इतने तो करना पड़ेगा।
सिखा दिया मैंने। एक बॉल को नीचे फेंका, एक बॉल को ऊपर फेंका, वो दोनों 20 मीटर की दूरी पर 4 सेकंड के बाद मिलेंगी। सॉल्व करने का तरीका, दोनों के जो गिवन्स हैं वो लिख लो, फॉर्मूला लगेगा सेकंड इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बना लो, मैथ्स में से एक x की वैल्यू उठा के दूसरी वैल्यू में रख दो, वहां से t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू को अगेन ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ग्राउंड से 20 मीटर ऊंचाई पर वो दोनों बॉल 4 सेकंड के बाद एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बार बार रिपीट कर कर देख लेना। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पर, जो कि इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट और इससे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 और 18 क्वेश्चन तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी बुक के सबसे अच्छे सवाल है, इसलिए इनको बार बार देखो। कहता है, ये तो पहली बात ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के, जिसको पहली लाइन ही समझ नहीं आई उसका पूरा क्वेश्चन गलत। कहता है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर। कहता है एक बॉल को फेंका, वो वापस 6 सेकंड बाद हाथ में आई है। मतलब मैंने अब वो जो टिप बताई थी वो यूज होगी कि जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होता है। अब 6 सेकंड में तो जाकर वापस ही आ गई, मतलब जाने में उसे 3 सेकंड लगे होंगे और आने में भी 3 सेकंड लगे होंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि ये जो 6 सेकंड है वो टी नहीं है, वो टी तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, मतलब कितने में ऊपर गया है। तो यहाँ पर जाने और आने दोनों का टाइम 6 सेकंड दे रखा है, तो सिर्फ जाने जाने का फॉर्मूले में रखते होते हैं। फॉर्मूला तो याद होगा, फॉर्मूले में सिर्फ हम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला टाइम लेते होते थे। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन में 6 सेकंड ले लिया उसका पूरा सवाल गलत। तो इस सवाल में टाइम 3 सेकंड लेना है, क्योंकि 3 सेकंड में वो ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और उस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इनिशियली क्या थी हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क हम निकाल लेंगे। जी कितना होगा, जब भी ऊपर जाते हैं जी तो रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन हो तभी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है। जी को 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। मैंने क्वेश्चन को आसान सॉल्व करने के लिए 10 ले लिया। आप कहोगे मैडम 9.8 ले लेते, आपको गिवन तो था नहीं, अपनी मर्जी से ले लिया। तो भाई मैं तुम्हें बता रही हूं कि इस क्वेश्चन में 10 ले लेना, ठीक है। 9.8 भी ले लेना चाहे, कोई इश्यू नहीं है, वो मुश्किल हो जाएगा, इजी करना है, 10 ले लेना। तो v हमारे पास 0 हो गई, u हमें पता करनी है, g 10 ले ली, यहाँ पे 9.8 ले लोगे तो यहाँ पे 29.4 आ जाएगा, आंसर याद है मुझे, 30 आ जाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो अगला स्टेप, वेलोसिटी निकल गई भाई, जिस वेलोसिटी से फेंका निकल गई। अब कहता मैक्सिमम हाइट बताओ, h बतानी है, इक्वेशन नंबर 3 लग जाएगी। v हमने रख दी, u जो अभी अभी निकाली है वो रख दी, 2 रख दी, g -10 रख दिया, -2 क्योंकि ऊपर जा रहा है, h निकालनी है, कितनी आ गई 45 मीटर आ गई। अब है ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा और तुम गलती करोगे तो यहाँ पे लिख दो गलती नहीं करेंगे। मैंने खतरे की घंटी भी बनाई है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ये इस पूरी एनसीईआरटी का। एक तो क्वेश्चन नंबर 17 मुश्किल लगता है बच्चों को और एक ये वाला पार्ट मुश्किल लगता है। अब इसमें पूछा है 4 सेकंड बाद बॉल कहां होगी। तुम सोचने वाली बात है, 3 सेकंड में तो वो ऊपर पहुंची, समझना आसान लगेगा। 6 सेकंड में तो हाथ में आ गई थी उल्टी, 3 सेकंड में वो ऊपर पहुंची, तो 4 सेकंड में तो वो नीचे आ रही होगी, मतलब कुछ 1 सेकंड उसको चले हुए होगा ऊपर से। ये बात मानते हो? 3 सेकंड में ऊपर पहुंची, जाकर रुकी, फिर अगले 1 सेकंड में ऊपर से चलते हुए उसे 1 सेकंड ही हुआ होगा। यही बात मैंने लिखा है कि 4 सेकंड में वो वापस आने के लिए 1 मिनट पहले ही चला होगा। 3 सेकंड में पहुंचा, 1 सेकंड बाद वो 4 सेकंड पे नीचे आ रहा होगा, बाकी अगले 2 सेकंड में 6 सेकंड में तो टोटली हाथ में आ जाएगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन में तुम t 4 सेकंड नहीं लोगे, ना ही t तुम 3 सेकंड लोगे। इस क्वेश्चन की सुंदरता यही है, खतरे की घंटी मैंने इसीलिए बनाई है कि इसमें टाइम 1 सेकंड लोगे। क्यों लोगे 1 सेकंड? क्योंकि वो पहले तो जाकर रुक गई ना, उसे अब चलते हुए 1 ही तो सेकंड हुआ है, 3 सेकंड में पहुंची, अगले 3 सेकंड में तो वापस आएगी वो, तो अभी चलते हुए 1 ही सेकंड हुआ, टोटल 4 सेकंड का जिक्र उसने करा था। तो अभी वो चलना शुरू हुई थी, ड्रॉप हुई है, तो u इक्वल्स टू 0 ले लिया। g नीचे आ रही है, नीचे आते वक्त g 10 होती है। h हमारे पास हमें निकाल लिया पिछले में हमने,
और अब हम इसको पुट कर देंगे। हमें पूछा क्या है, सॉरी एच तो पूछा है, एच तो पूछा है, ठीक है। पोजीशन तो पूछी है ना, पोजीशन तो पूछी है कि 1 सेकंड बाद कहाँ होगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास गिवन था, ये फॉर्मूला था और ये तो आंसर है मेरे बच्चा। तो अब यहाँ पे u तो 0 है, हाफ हाफ है, g को 10 ले लिया, t को 1 ले लिया। यही तो इंपॉर्टेंट है। 1 क्यों लिया, क्योंकि 4 सेकंड में उसे 3 सेकंड में पहुंची, 1 सेकंड आते हुए हुआ है, तो 1 × 1। तो यहाँ पे h क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इस पार्ट से मुश्किल तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी में कोई सवाल नहीं है और यही तुम गलती करोगे, लेकिन मेरे बच्चे इसमें गलती नहीं करेंगे। टी को 4 सेकंड ना लेकर टी को 1 सेकंड लेंगे और इस क्वेश्चन को ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व ना करके नीचे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उसको नीचे आते हुए अभी 1 ही सेकंड हुआ है। तो u 0 लेंगे, t 1 सेकंड लेंगे, तो h आ जाएगी 5 मीटर। ये हो गया है, ये हो गया। अब चलते हैं मास और वेट का डिफरेंस और इसके बाद हम 1-2 स्लाइड में ये लेक्चर, आज का लेक्चर बड़ा हो गया होगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बड़ा होगा भाई। मास क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास मतलब जो उसके अंदर माल मसाला है वो मास है। वेट इज अ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज भाई। इतने बेसिक चीजों में जब बच्चे गलती करते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है भाई। वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है। जो वेट से धरती हमें खींचती है अपने सेंटर की तरफ। तो हर किसी का एक वेट होता है क्योंकि धरती हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। मास एक कांस्टेंट है लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वेट का फॉर्मूले में जी आता है, स्मॉल जी आता है। और बताया था, कल के लेक्चर में बताया था, स्मॉल जी प्लेस पर डिपेंड करती है। स्मॉल जी धरती पर 9.8 होती है, मून पर तो अलग होगी। आज निकाल लेंगे बिस्तरी मून पर कितनी होगी। मास वेट का डिफरेंस आएगा भाई। मास कैन नेवर बी जीरो। तुम्हारे अंदर जो माल मसाला है वो जीरो कैसे हो सकता है, तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वेट कैन बी जीरो। याद है आपको एक बड़ा बड़ा नोट लिखाया था, G is 0 at center of earth। तो जहां पर जी 0 हो जाएगा वहां पर वेट भी क्या हो जाएगा, 0। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा वेट कहां पर 0 होगा, तो आप लिखोगे धरती के सेंटर पर। वेट कहाँ 0 होगा, धरती के सेंटर पर, क्योंकि वहां पर जी 0 हो जाता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स है। वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है। मास की यूनिट केजी होती है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है क्योंकि वो एक फोर्स है, वो एक फोर्स है, वो एक फोर्स है। अब चलते हैं अभी मास और वेट का एक रिलेशन। हमें पता है F इक्वल्स टू माँ होता है। जहां पे हमारा क्वेश्चन अटके वहां माँ को याद कर लो। F इक्वल्स टू M। ए हो गया, इस चैप्टर में ए की जगह जी रख देंगे और अभी अभी पढ़ा है फोर्स की जगह वेट रख देंगे। भाई जो पढ़ाया जा रहा है सीक्वेंस में पढ़ते रहो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। F इक्वल्स टू M में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, लेकिन थर्ड चैप्टर में फोर्स की जगह हम वेट कह रहे हैं क्योंकि वेट एक फोर्स होता है, मास मास ही होता है। एक्सेलरेशन थर्ड चैप्टर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो आज के बाद वेट का फॉर्मूला याद रखोगे, W इक्वल्स टू mg 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 mg। W इक्वल्स टू mg, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। जहां पे W वेट है, M मास है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि धरती पर 9.8 होती है। धरती पर 9.8 होती है, धरती पर 9.8 होती है। कहीं और जी की वैल्यू 9.8 नहीं होती है, कहीं और तो कुछ और ही होएगी। बिल्कुल मैडम। अब चलते हैं मैडम, चांद पे क्या होगी, चांद पे क्या होगी। चलो मैडम चांद पे प्लॉट लेते हैं। तो वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स। वेट एक फोर्स है जिससे धरती हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अब वेट जो है वो डिपेंड करेगा, वेट डिपेंड करेगा जी पर, और मैंने तुम्हें बताया है जी डिपेंड करता है उसके मास पे, उस प्लेनेट के मास पे और उसकी रेडियस पे। अब मून जो है, मून पे ग्रेविटी कम है तो मून का जी भी कम है, तो मून पे वेट भी कम होगा। मैडम बिल्कुल सही बात है, मुझे समझ में आती है। मुझे तो ये जानना है कि मून पे वेट हो कितना जाएगा। तो चांद का मास कम है भाई, चांद का जो खुद का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है और कम फोर्स से वो अपनी तरफ खींचेगी। चांद पर ग्रेविटी कम है, ऐसे लिख लो, चांद पर ग्रेविटी कम है। मास की बजाय लिखो चांद पर ग्रेविटी, चांद का ग्रेविटी जो है वो कम है।
चांद पर अगर ग्रेविटी कम है, चांद पर अगर ग्रेविटी कम है तो वो कम फोर्स से चीजों को अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए चांद पर अलग चीजें होती है। क्या होती है, चलते पता करते हैं। अब हम क्या करेंगे, वेट ऑफ मून। मुझे पता है भाई लेक्चर लंबा हो रहा है पर कुछ नहीं कर सकते, चैप्टर इंपॉर्टेंट ही इतना है, बच्चों को डाउट्स ही बहुत ज्यादा आते हैं। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा वेट जो धरती पर होता है उसका 1/6 हो जाता है मून पर। आपके एनसीईआरटी में इसकी डेरिवेशन है तो हमें करनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट m है और उसका जो वेट है वो मून पर Wm है और धरती पर WE है। ग्रेविटेशन से हम फॉर्मूला लिख देते हैं, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन मास ऑफ मून आएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ मून आएगा, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आएगा तो रेडियस ऑफ अर्थ भी आएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है ये तो उस प्लेनेट का है जिस प्लेनेट के दो ऑब्जेक्ट के बीच का है, तो मास तो उसी का ही आएगा ना। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख ली। अब हमें पता करना है इस डाटा से कि अर्थ और मास, मून का मास कितना कम कितना ज्यादा है। तो याद रखना, यहाँ पर देख भी लो, ऑब्जर्व भी कर लो, चाहे यहाँ पे 10⁻24 है, यहाँ पे 10⁻22 है, मतलब 100 का फर्क है, 2 0 का फर्क है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 4 का फर्क है। इसको 1.7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब रेडियस में अर्थ 4 गुना बड़ी है मून से 4 गुना बड़ी है, और मास में 100 टाइम्स बड़ी है। भाई ये बात याद रखनी है, ये दोनों बातें याद होनी चाहिए। अर्थ का रेडियस मून के रेडियस से 4 टाइम्स है और मास ऑफ अर्थ 100 टाइम्स मास ऑफ मून है। तो वही सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 2 में लिख ली। इक्वेशन नंबर 2 में लिख ली, G की जगह G रख दिया, M की जगह 100M रख दिया, स्मॉल m तो स्मॉल m था, R की जगह 4r का स्क्वायर रख दिया है। यहाँ पर कह रही हूं एम ई और आर ई की वैल्यू रख देंगे भाई, ये वैल्यूज रख देंगे भाई, और रख के इक्वेशन नंबर 1 और 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कब करना है, जब आपको डेरिवेशन करने को कहे कि 1/6 होता है करके दिखाओ, तो आप ये करके दिखाओगे। यहाँ पे कट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 16/100 आ गया, यानी कि 1/6 आ गया। यानी कि मून पर जो वेट है, वेरी इंपॉर्टेंट आ गया भाई, कंक्लूजन समझ लो, ये है कंक्लूजन, याद रख लो, ये मेन बात है। कंक्लूजन है कि जो हमारे पास मून पर वेट होगा वो धरती के वेट से 1/6 होगा। मतलब अगर तुम्हारा वेट यहाँ पर 600 न्यूटन है तो वहां पर तुम सिर्फ 100 न्यूटन के हो जाओगे। वाह मैडम, वहां तो मतलब वेट कम नजर आएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, अगर कोई मोटा पर्सन है तो उसको चांद पे जाके अपना वेट करना चाहिए, खुश हो जाएगा, मेरा वेट इतना कम हो गया एकदम से। बिल्कुल कम हो गया भाई। ठीक है, तो अगला चलते हैं क्वेश्चन, तुम्हारी एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है। कितना वेट 10 न्यूटन है धरती पर, 10 न्यूटन है वेट, उसका वेट बताओ मून पर। तो 1/6 कर दो, 10/6 कर दो। अब फॉर्मूला तुम्हें पता है, फॉर्मूले में सीधा सीधा 10/6 कर दो, 10/6 कर दो, 10/6 कर दो, 10/6 कर दो, खत्म सवाल। अब तुम्हें बोला मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 kg है धरती पर, तो उसका वेट बताओगे। मास गिवन है, वेट बताना है, मास गिवन है, वेट बताना है, तो W इक्वल्स टू mg, W इक्वल्स टू mg, W इक्वल्स टू mg। मास गिवन है 10, वेट निकालना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर, वेट इज अ फोर्स, आंसर आएगा न्यूटन में, मास केजी में होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है, W इक्वल्स टू mg, W इक्वल्स टू mg, W इक्वल्स टू mg, W इक्वल्स टू mg। उसके बाद भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंस लिख के बताओ मास और वेट का, हम ऑलरेडी नोट्स में कर चुके हैं। फिर कहता है व्हाई इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6, 1/6 क्यों हुआ है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी कम है, क्योंकि मास जो उसका मास है अर्थ का, जो मून का, वो कम है। तो यही मैंने लिखा है, मास एंड रेडियस ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, ड्यू टू विच मून क्या हो गया, 1/6 लेस ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उसकी ग्रेविटी कम है, मून छोटा है चांद से तो वो कम अट्रैक्शन करता है, तो इसीलिए उस पर वेट भी कम ही आता है। उसके बाद क्या मैम, एक न्यूमेरिकल रहता है और उसके बाद हम खत्म करेंगे आज का चैप्टर। कहता है 1/6 तो हो गया है, वेट निकालना है ऑफ इन न्यूटन ऑफ 10 kg मास ऑन मून एंड अर्थ। आपको मास दे रखा है 10 kg, उसका आपको वेट निकालना है मून पर
और धरती पर। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम वेट निकाल लेंगे। वेट निकाल लेंगे W इक्वल्स टू एम जी से। तो M हमें दे रखा है 10 और G हमें दे रखा है, हम G10 ले लेंगे, कुछ नहीं गिवन है तो 10 ले लो भाई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट अर्थ पे तो आ गया 100, अगर वेट अर्थ पर आ गया तो उसको हम बाय 6 कर देंगे तो मून पर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको? क्वेश्चन में मास दे रखा है, मास तो हर जगह सेम ही रहता है, मास आपको 10 kg दे रखा था। आपने फर्स्ट स्टेप में मास को यूज करके W इक्वल्स टू mg यूज करके वेट निकाल लिया धरती पर। सेकेंड स्टेप में आपको पता ही है मून पर वेट जो है वो धरती के वेट से 1/6 हो जाएगा, तो 100/6 कितना आ गया? 16.6 न्यूटन। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे भाई, सारी थ्योरी सारी एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने अच्छे से करा दी है। इसी के साथ ही हमारा पूरा पहला पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो गया, जिसमें हमने फोर्स, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, उसके न्यूमेरिकल्स, फ्री फॉल, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उसके न्यूमेरिकल्स सब कर लिया है। अब आगे आने वाले 2 लेक्चर्स में हम थ्रस्ट, प्रेशर एंड बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल करके खत्म करेंगे। पूरा पहला पोर्शन खत्म हो गया है, अगले 2 लेक्चर्स में हम बायोन्सी करेंगे। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।